हेलो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मई में जो 2024 की जो परीक्षा है आयोजित करने जा रही है यूपीएससी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स पर वीडियो है। यूपीएससी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही एरिया से क्वेश्चन पूछती है, तो ये इंडियन पॉलिटी पे वीडियो है। बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज में रहा है। क्यों रहा है? अभी इसको जो है 50 वर्ष हो गए हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 में हुआ था ये, तो पिछले साल जो है 2023 में इसके 50 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था जो केशवानंद भारती में 24 अप्रैल 1973 को आया था, और ये अब तक की सबसे बड़ी जो है बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 13 न्यायाधीश ने जजमेंट दिया था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर की डॉक्ट्रिनिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और ये हमारे संविधान में नहीं है। जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है, यानी कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इवोल्व हुआ है और ये न्यायपालिका का पार्लियामेंट से, संसद से एक संघर्ष हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद ये चीज़ उभर के आई है, उसी को हमने इसमें डिस्कस किया है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, किसी भी विधि की जो संवैधानिक वैधता है कैन नॉट बी वेरीफाइड, उसकी वेरीफाई नहीं कर सकते हम बाय द जुडिशरी उसकी वेरीफाई नहीं करेगी, उसकी लॉ की वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से को हम वेरीफाई नहीं करेंगे। एंड द जुडिशरी हैज ओनली द कैपेसिटी टू वेरीफाई वेदर द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द लॉ हैज बीन फॉलोड। हम सिर्फ प्रोसीजर को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ की नहीं देखेंगे। हम प्रोसीजर को फॉलो किया गया नहीं उस लॉ बनाने में, उसको हम देखेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कही। उसके बाद शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का है जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द वर्ड लॉ इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल, देखा आर्टिकल 13 क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में हमारे संविधान के मूलभूत अधिकार हैं। उसकी क्लॉज 2 में क्या कहा? डिड नॉट इंक्लूड द लॉ, कि जो अनुच्छेद 13 की क्लॉज 2 में जो लॉ है, अनुच्छेद 13 आप लोग पढ़िए, उसमें ये पता चल जाएगा कि जो है क्या है, पूरा आर्टिकल पढ़िए तो लॉ क्या होता है वो भी उसमें दे रखा है। तो उसने कहा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 के क्लॉज में जो वर्ड लॉ आया है, डिड नॉट इंक्लूड द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट जो है संसद संशोधन करती है। यानी कि अनुच्छेद 13 में जो लॉ वर्ड आया है, विधि शब्द आया है, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधि नहीं है। विधि नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब 368 में संविधान संशोधन होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इट हेल्ड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, ये कह दिया। धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी, ये चीजें कैसे हुआ। अच्छा, आगे है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या? फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड विद इन द परव्यू ऑफ 368, अनुच्छेद 368 संविधान के 20वें भाग में है, और इस भाग में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 368 जो संसद को जो है संविधान को संशोधित करने की शक्ति देता है। उस संसद कैसे संशोधन करेगी, प्रोसीजर भी उसी में है 368। अच्छा, ये इसका मतलब है कि सज्जन सिंह वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 368 के परव्यू में दायरे में, उसके दायरे में रहते हुए संसद जो है फंडामेंटल राइट का जो है संशोधन कर सकती है। अब फिर ये अब तक तो पॉजिटिव है। अब क्या है? गोलकनाथ में जो है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का है, ईयर आपको याद करने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पहले के जजमेंट है वो पलट दिए, ओवर रूल कर दिए।
अपने जजमेंट जो है डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। जो एफोरसाइड मैंने पूर्व जो कहे गए आए हुए जजमेंट थे, केसेस थे, मामले थे, उनमें जो है उसने पलट दिया। क्या कहा? एंड हेल्ड, और कहा दैट द वर्ल्ड लॉ इन द आर्टिकल 13(2) इंक्लूडेड एवरी ब्रांच। पहले कहा कि लॉ नहीं है, पिछले पेज में हम पढ़ के आए लॉ नहीं है। उसने कहा कि नहीं, कि जो अनुच्छेद 13 के 2 में जो लॉ कितने प्रकार के हैं, ये 13 के 2 आर्टिकल 13 में लिखा है, आप देखिए उसको, कि जो लॉ की प्रत्येक ब्रांच है, चाहे वो स्टेटरी हो या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, वो सब लॉ है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ है। और इसीलिए इफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था टुक अवे, कोई संविधान संशोधन लाया जाता है जो कि लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गोलकनाथ केस में, वो मूलभूत अधिकारों को टुक अवे करता है, छीनता है, ये एब्रिज माने न्यून करता है नागरिकों के ऑफ द अमेंडमेंट वुड बी डिक्लेयर्ड वाइड। ऐसा अमेंडमेंट शून्य होगा, ये कह दिया। यानी कि मोटी मोटी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लॉ है, और जो है फंडामेंटल राइट को है वायलेट आप जो है अमेंड नहीं कर सकते। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी पोजीशन जो है सैक्रोसेंट है, इनवायलेबल, अनुउल्लंघनीय है, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, ये कह दिया। एकदम जजमेंट जस्ट अपोजिट आ गया पहले से। अब सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट को के प्रति पार्लियामेंट ने भी रिएक्शन दिखाया। वो संसद जो है, यानी कि सरकार खुश नहीं थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। उसने जो गोलकनाथ के केस को का असर जो पड़ रहा था उसको बेअसर करने के लिए संविधान जो है संसद में एक संविधान संशोधन लेकर आए। वो 24वां संविधान संशोधन 1971 था। पार्लियामेंट इसमें क्या कहेगा, इसमें 2 पॉइंट, 1, 2 ये पॉइंट है, नंबर 1, 2, न कि क्लॉज समझे जाए। पार्लियामेंट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड 368 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के असर को, जजमेंट के असर को, डिसीजन के असर को बेअसर करने के लिए, इनइफेक्टिव करने के लिए ये जो है सुप्रीम जो पार्लियामेंट में एक 24वां संविधान संशोधन 1971 पेश हुआ, और उसमें 2 आर्टिकल 13 और 368 को सरकार ने अमेंड किया, संशोधित किया। और उसमें क्या गया अमेंड? दूसरा, पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे। क्या कहा है संविधान संशोधन? संसद को शक्ति है, एब्रिज माने न्यून करना, और टेक अवे छीनने की, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 368 के तहत संविधान संशोधन लाकर संसद जो है मूलभूत अधिकारों को छीन सकती है या उनको न्यून कर सकती है। इसमें ये कहा गया, इंदिरा जी के समय हुआ ये। एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, और अनुच्छेद 13 के तहत ये लॉ नहीं होगा। जैसे इसमें कहा लॉ होगा, इसने कहा कि नहीं, लॉ नहीं होगा, क्योंकि 13 में ये लिखा कि कोई भी लॉ विधि अगैर मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। ये आप 13 आर्टिकल पढ़िए। अच्छा, उसके बाद 25वां संविधान संशोधन आया उसी साल 1971 में। इसने एक नया आर्टिकल 31C इंसर्ट मैंने अंत स्थापित कर देना, जो संविधान में एक नया अनुच्छेद 31C या 31 जो है स्थापित किया। उसके द्वारा 2 चीजें की गई, 1, 2 अनुच्छेद 39B और 39C जोड़ा गया। किसके द्वारा? इस अनुच्छेद के द्वारा। इस अनुच्छेद में ये बात की गई कि अच्छा 39B और C क्या है? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश। अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 जो है 36 से लेकर 51 तक, क्योंकि पार्ट 4 में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। इस 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, और उसमें ये बातें कही गई कि यदि राज्य 39B और 39C को, जो कि राज्य के नीति निर्देश है, लागू करती है, लागू करने के लिए कोई लॉ आएगा, लॉ बने, और उनसे इन मूल अधिकारों का 1931 अभी है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त होगा मूलभूत अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के, अभी है ये
क्योंकि हम 71 में है, न कि 78 में समाप्त होगा। तो ये कहा कि यदि इनके राज्य के निधि तत्व को लागू करने के लिए इन मूलभूत अधिकारों का 14, 19, 13 का वायलेशन होता है तो होने दिया जाएगा, और वो वाइड नहीं, शून्य नहीं होगी ऐसी विधि, ये कह दिया। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों पर इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित कर दी गई, ये मतलब हुआ। और इसके बाद टुक अवे द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 19B और C, इसका मतलब है, और कोर्ट के हाथ भी एक प्रकार से जो इसकी इंटरप्रिटेशन आई कि जो है कोर्ट इसमें जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है उसको सीमित कर दिया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये केशवानंद भारती में नीचे भी आएगा, ये नोट यहीं बना के लिखा गया, लेकिन आदमी भी बाद में भी इसको पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C, सेकंड कौन सा, ये वाला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप हमारा न्यायिक समीक्षा के हमारे जो क्षेत्र है ना पावर, उसको आप जो है ले रहे हैं, उसको नहीं हम देंगे आपको बिल्कुल भी, वो टुक अवे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केशवानंद भारती केस में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात तो हम मान लेंगे आपकी, लेकिन ये चीज़ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जुडिशियल रिव्यू ले रहे हैं आप हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ग्राउंड क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं, ये हम नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक जुडिशियल रिव्यू ले लेंगे तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम नहीं देंगे। आप इनको लागू करने से इनका मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये तो हम आपकी ओके कर रहे हैं, अभी आएगा जजमेंट तो, लेकिन ये चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि सेकंड से जुडिशियल रिव्यू जो है B और C के जो है, ये आपका जुडिशियल रिव्यू जो है, इससे जो है सुप्रीम कोर्ट देने को तैयार नहीं था। इसका मतलब ये हुआ। फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C, ये वाला 31B को लागू करने के लिए कोई विधि लाई जाएगी और उससे मूल अधिकारों का 14, 19 उल्लंघन होगा तो वो विधि शून्य नहीं होगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, संवैधानिक और वैध है ये, लेकिन इस वाले को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट, इट मीन प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशित, FR का मतलब है फंडामेंटल राइट। और ये देखा जाए तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनकी वरीयता स्थापित, प्रेसिडेंस माने वरीयता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता स्थापित हो गई एक प्रकार से दोनों में क्लास। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती मैंने अलग से भी डिस्कस किया है। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का है, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स जजमेंट इन गोलकनाथ में क्या कहा था, अभी पिछले पेज पे पढ़े, गोलकनाथ ने कहा कि मूलभूत अधिकारों का जो है पार्ट 3 का जो है वो जो है इनवायलेबल है, उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये कहा। तो उसको जजमेंट को ओवररूल कर दिया, उसको पलट दिया गोलकनाथ केस को। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पिछले पेज पे 1967 का पिछले पढ़ का है, पिछले पेज पे अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड स्टेटेड, 24th भी हम पढ़ पाए हैं। 24वें संविधान संशोधन में कहा कि जो है 24वें संविधान संशोधन पिछले पेज पर हम पढ़ाए थे, उसमें 13 और 368 का संविधान जो संशोधन हुआ था, और पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर मूलभूत अधिकारों को न्यून कर सकती है या छीन सकती है। इसको उसने कहा कि इसको हम मानते हैं। एंड स्टेटेड द पार्लियामेंट इज पावर टू एम्ब्रिज, यही है पहले वाला जजमेंट है, ये 2040 है कि अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th जजमेंट 1997 एंड स्टेट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रिज और टेक अवे द एनी ऑफ द फंडामेंटल। ये 24वें में ये कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये आपने जो संविधान संशोधन पार्लियामेंट किया, हम इससे एग्री हैं। न्यू डॉक्ट्रिन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा कि ठीक है, आप फंडामेंटल राइट ले लीजिए, लेकिन आपने क्या है कि हम जो है, या किसी भी पार्ट का अमेंडमेंट हो सकता है, न्यू डॉक्ट्रिन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फिक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान है कि मूलभूत ढांचा, ये मौलिक जो अधिकार है, मौलिक जो ढांचा है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। ये एक नया, यही डॉक्ट्रिन जुडिशियल इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है जो केशवानंद भारती केस में 1973 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अभी तक क्या है कि 24वां संविधान संशोधन को वैलिड किया। अच्छा, 25वें पे उन्होंने कहा कि आगे पेज में डिस्कस करेंगे, इसको तो वो ओके करेंगे, लेकिन इसको जैसे हमने कहा कि ओके नहीं करेंगे। जुडिशियल रिव्यू फॉर बेसिक स्ट्रक्चर
जो है कहा कि जुडिशल बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कि 25वें संविधान संशोधन हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या है? लिमिटेड पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वैसे भी फ्री में आता है कि हमारे संविधान में संसद को जो पावर है वो दी गई संविधान संशोधन की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं वो लिमिटेड है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये आई। यही ये जो संघर्ष चला है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, इसका ये सबसे बड़ा जो है महत्व है, और जो केशवानंद भारती केस में उभर के आता है, और आगे भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कहता है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है? अब वर्तमान स्थिति के अनुच्छेद 368 कहता है, अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एफआर में फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। सॉरी, अब क्या है कि पार्लियामेंट को संविधान के किसी भी भाग जिसमें मूलभूत अधिकार भी हैं, मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की पावर है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं, नो डेफिनेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसको डिफाइन नहीं किया है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट है रिफ्यूज टू फोरक्लोज इस लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट भी, मतलब देने, ये नहीं कहा कि ये अंतिम है, ये लगातार लिस्ट बढ़ रही है। जजमेंट चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपके, बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट जो है पहले से ही मतलब इसको लिस्ट को, इस सूची को कंप्लीट नहीं माना है कि नहीं ये आगे भी जो है चलेगी। अच्छा, ये रीड जो है आप जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बुक पढ़ रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में, और बनते हैं कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए। ये आप लोग निश्चित जो है अपनी किसी बुक में, जो भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बुक पढ़ रहे हो उसको जरूर देखें कि कौन कौन से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किए हैं। अच्छा, अभी भी देखो, ये आपने पूरी कहानी सुनी होगी, एक जो है ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट एक लंबा संघर्ष चला है। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फिर सरकार नहीं बैठी जो है संतुष्ट होकर, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 लेकर आई, एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ 31C प्रोटेक्शन एंड इलाज। देखिए 31C में क्या किया गया था, हमने पिछले वाले पेज में कहा 39B और C को ही जोड़ा गया था, और उसमें कहा गया कि अगर 39B और C से 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो ऐसी विधि जो आएगी वो असंवैधानिक नहीं होगी। ये चीज क्या, अब 42वें संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा, इंदिरा जी का समय है इस वक्त भी, 31वें का जो स्कोप बढ़ाया गया, उसमें कहा कि नहीं 39B और C नहीं, किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम जो है लागू करने के लिए कोई विधि लाएगी आएगी तो वो असंवैधानिक नहीं होगी। देखिए, अब सरकार जो है पार्लियामेंट के थ्रू अपनी जो है एक उसका जो स्कोप है 31C का, पहले वाले जो 25वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा तो उसने सिर्फ 2 अनुच्छेद की बात की, 39B और C। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, राज्य के निजी स्तर में किसी को भी जो है अगर इंप्लीमेंट करने के लॉ होगी तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी कि उससे अगर 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो उसको जो ऐसी विधि शून्य नहीं होगी। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये चीज मना कर दी नहीं। अब कैसे के मिनर्वा बिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1900 में दिस एक्सटेंशन, ये जो सभी मूल अधिकार, किसी भी मूल अधिकारों को का जो है सरकार जो है इंप्लीमेंट करने के जो लॉ बना रही, और उसमें जो संरक्षण चाह रही थी 31C का विस्तार करके, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा बिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1900 में ये एक्सटेंशन को कहा कि नहीं नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, आर्टिकल 14, 14 एंड 19 सबऑर्डिनेट जो है आर्टिकल 13 है, उसने कहा कि ये हम आपकी बात मानते हैं, 39B और C जो 14 और 19 के अधीनस्थ हैं, यानी कि 39B डायरेक्टिव, 39B और 39C ये डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है, और 14 और 19 मूलभूत अधिकार है, यानी कि ये इनके अधीन रहेगी, यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ होंगे, इनकी प्रेसिडेंस जो है वरीयता या श्रेष्ठता स्थापित कर दी गई। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 1980 की बात चली, अब 31 हम बात जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में जनता गवर्नमेंट ने किया था, मोरारजी देसाई उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, और जो है 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति के अधिकार को, उसको एज ए फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, उसको जो है ले लिया गया था वो, तो इसलिए वो 31 नहीं लिखा गया है यहाँ पे।
अच्छा, आगे और है पॉइंट। अच्छा, ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सभी को मालूम। जो भाग 3 में है 12 से लेकर 35 तक हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तक अनुच्छेद 36 से 51 तक है। पार्ट 4 में है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 सभी को मालूम होगा। पार्ट ये है 20 में है, ये एक ही आर्टिकल है, पार्ट 20 पे है। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर कौन थे ड्यूरिंग 24th 25th 29 भी है, इसको अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 1972 का है। और 1942 का संविधान CAA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 1976 का। 24वां 71 का, 25वां 71 का, 29वां 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 का है, 42 है 1976 का। ये इंदिरा जी के समय हुए। इंदिरा जी 1966 से ये प्राइम मिनिस्टर थी, 96 से 77 तक इनका जो है पहला कार्यकाल था। सेकंड जो है 1980 से 84 में इनकी हत्या हो जाती है, ससेशन हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 25th 1971 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 29th जो है 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक्ट चैलेंज हुए थे। संविधान ये संविधान संशोधन अधिनियम जो संसद पारित करती है, इनको केशवानंद भारती केस में जो है ये चैलेंज हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, और गोलकनाथ का जो केस है वो केस है, यानी सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जजमेंट 1967 का, 1967 का, और संविधान के 3 संशोधन ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज हुए थे। और जो वर्डिक्ट आया था, जो जजमेंट आया था, डिवाइडेड था, क्योंकि ये सबसे बड़ी, हम पहले डिस्कस किए, सबसे बड़ी बेंच थी 13 की। 7 न्यायाधीश ने पक्ष में और 6 ने डिसेंटिंग वोट दिया था, मतलब डिसेंडिंग जजमेंट था, यानी कि 6 ने जो है इसके जो है इससे संतुष्ट नहीं थे, और जो है 7 और 6 में डिवाइडेड था ये। अच्छा, 29वां, अब ये थोड़ा सा ये आ गया, 29वां क्या कहा। 29वां जो संविधान संशोधन है, 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 का है। इसके द्वारा संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसमें केरल के 2 एक्ट जो लैंड रिफॉर्म पे, भूमि सुधार पे, उनको शामिल किया गया था। ये भी थोड़ा सा रह गया, तो इसको मैंने यहाँ इसको डिस्कस कर दिया गया। 9 शेड्यूल तो आप लोग जानते होंगे। संविधान का जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में नेहरू जी के समय, 9 शेड्यूल जोड़ी गई थी, और जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए ये जोड़ी गई थी, न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए 9 शेड्यूल जोड़ी गई थी। और ये जो है जो 1972 का 29वां संविधान संशोधन था, ये केरला एक्ट, इसमें 2 केरल के एक्ट थे जो 9 शेड्यूल में जोड़े गए थे, जो है जुडिशियल रिव्यू से, जो है रिव्यू से बचने के लिए। ओके।